एक कंपनी जिसका प्रोडक्ट 2 लाख कमाने वाले से लेकर 20,000 कमाने वाला आसानी से अफोर्ड कर सके और इसकी क्वालिटी दोनों साइड पर सेम हो और तो और ज्यादातर टाइम वो प्रोडक्ट कस्टमर के साथ हो, ऐसी चीज का मार्केट में सक्सेसफुल होना तो बनता है। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ बाइक्स की। चाहे जितना भी कमाने वाला आदमी ही क्यों ना हो, इसका बाइक से वास्ता तो पड़ेगा। और हम बात करने वाले हैं होंडा कंपनी के टेरिफाइंग राइज की। दोस्तों इसे टेरिफाइंग इसलिए कहा कि हमारी सोसाइटी में जितने भी एंटरप्रेन्योर्स गुजरे हैं ये उन सबसे अलग और डिफिकल्ट राइज है। ये कंपनी आज के दिन ऑटोमोबाइल कंपनी की बेताज बादशाह है और आज के दिन ये कंपनी जेट्स, कार्स, रोबोट्स और बाइक्स बनाती है। लेकिन इसका आगाज एक ऐसे लड़के ने किया जिसका नाम सुजीरो होंडा था और ये एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करता था जो गुर्बत के आखिरी लेवल पर एग्जिस्ट करती और इसके 5 बहन भाई सिर्फ मेडिकल ट्रीटमेंट ना मिलने की वजह से मर चुके थे और इसके फादर लोहार का काम करते थे और इसकी माँ हाउसवाइफ थी। और अब इनका ब्राइट फ्यूचर सिर्फ इसी बात पर डिपेंडेंट था कि सुजीरो पढ़ लिख कर किसी अच्छी कंपनी में जॉब करने लग जाए। मगर सुजीरो को छोटी ही उम्र में मैकेनिक्स के साथ लगन हो चुकी थी। वो अपनी छोटी ही उम्र में अपने ग्रैंडफादर के साथ काम करने जाया करता था और वहाँ पर मिल में एक फ्यूल इंजन था जिसके चलने से सारी मिल को पावर मिलती थी और सुजीरो हर वक्त बस उसे ही देखता रहता था। उससे आने वाली महक इसे खुशबू की तरह लगती थी और उससे निकलने वाला धुआं उसे मोटिवेट करता था। और इसी तरह जब इसने अपनी जिंदगी में पहली बार गाड़ी देखी तो ये उसके पीछे भागने लगा और कुछ दूर जाकर वो गाड़ी रुक जाती है और पेट्रोल लीकेज की वजह से जमीन पर थोड़ा पेट्रोल गिर जाता है और सुजीरो उसे अपने हाथों पर मल लेता है और सूंघने लगता है और इसमें ये जज्बा और बढ़ता चला गया और इस वजह से इसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और इसे अपने घर वालों से बहुत सारी बातें भी सुनने को मिली। मगर उसे सिर्फ मैकेनिक्स की ही पड़ी थी। इसने पहली बार कार देखी तो इसने खुद से एक कार बनाने की ठान ली और फिर 1922 में वो एक मैगजीन पढ़ते हैं और इसमें वो देखते हैं कि टोक्यो शहर में 8 शोकाई नाम के गैराज में वर्कर्स की जरूरत है और फिर वो बिना कुछ देखे ही इसमें अप्लाई कर देते हैं। और ये जॉब उस वक्त सुजीरो को अपनी ड्रीम जॉब लग रही थी और खुशकिस्मती से उसका सिलेक्शन इस जॉब में हो जाता है और उस वक्त सुजीरो 14 साल की उम्र में अपना फ्यूचर बनाने के लिए टोक्यो शहर रवाना हो जाता है और इसे उन कामों को करने का मौका मिल रहा था जो उसने अपने ख्वाबों में देखे थे। लेकिन आज की तरह तब के टाइम पर भी रियलिटी कुछ और ही थी। सुजीरो को इस गैराज के ओनर ने जाते ही सबसे पहले साफ सफाई और बेबी सिटिंग के काम पर लगा दिया और 6 महीने तक इसे कार को छूने तक न दिया गया और अब वो फाइनली डिसअपॉइंट होने लग चुका था। इसकी तमाम उम्मीदों पर पानी फिर चुका था और इसने अपने घर जाने का भी सोचा मगर वो इस फेलियर के साथ वापस नहीं जाना चाहता था और फिर जाकर इसकी किस्मत ने एक लम्हे पर इसका साथ दिया। साल 1923 में जापान में एक मेजर अर्थक्वेक आता है, द ग्रेट कांटो अर्थक्वेक। इसकी वजह से बहुत सारा डैमेज होता है और इस वजह से मैसिव डिस्ट्रक्शन होती है। 8 शकोई के सारे मैकेनिक्स अपने अपने गांव वापस चले जाते हैं अपने घरों को रिपेयर करने के लिए और अब 8 शकोई के पास काम बहुत ज्यादा और एम्प्लॉय सिर्फ 2 बचे थे, एक सुजीरो और एक सीनियर एम्प्लॉय। और अब 8 शकोई के ओनर सुजीरो को मैकेनिक्स के काम पर लगा देते हैं और अब इसे गाड़ियां रिपेयर करने के साथ साथ बाइक्स और कार टेस्टिंग करने को भी मिल रहे थे। सुजीरो के काम को देखकर सभी लोग हैरान हो गए। जो काम किसी से ना होता उसका हल सुजीरो के पास होता था। बहुत ही कम अरसे में इसकी प्रमोशंस हो जाती हैं और वो बन जाती हैं स्टार एम्प्लॉय। और इसी दौरान जापान में मोटर स्पोर्ट्स का ट्रेंड अपनी पीक पर था और 8 शकोई के ओनर ने इसे एक रेसिंग कार असेंबल करने का कहा तो सुजीरो ने एक अमेरिकन कर्टिस बाईप्लेन का सेकंड हैंड इंजन यूज करके और मिशेल नाम कार की बॉडी को यूज करके एक कार बनाई जिसका नाम भी कर्टिस रखा गया। और फिर वो कार 1924 में जापान मोटर रेस में चैंपियन बनी और इसमें सुजीरो ने अकम्पनिंग इंजीनियर का रोल किया और इससे सुजीरो को एक अलग ही एक्सपीरियंस मिला और इससे इसका मोटर स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट डिवेल्प हो जाता है। आखिरकार 1928 में 8 शकोई ने सुजीरो के टाउन हमामात्सु में एक दूसरी ब्रांच ओपन की और सुजीरो के साथ पार्टनरशिप पर इसे इस गैराज का इंचार्ज बना दिया। उसी सुजीरो को जो आज से कुछ साल पहले इसी गैराज का फर्श धोया करता था। और ये गैराज ओपन तो हो जाता है और हर किसी को ये लग रहा था कि ये गैराज इंस्टेंट सक्सेस पाएगा, मगर होता है इसका उल्टा। सुजीरो की उम्र उस वक्त तक 21 साल की थी और कोई भी अपनी गाड़ी इतने यंग लड़के को नहीं देना चाहता था और अब ये गैराज बंद होने के दहाने पर थी। तब सुजीरो ने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया और एक ऐलान करते हैं जो गाड़ी कोई दूसरा मैकेनिक असेंबल नहीं कर पाता वो इसे असेंबल कर पाते और इसकी गारंटी भी देते। इस वजह से इनका काम बहुत फेमस हो जाता है और वो सोसाइटी में अपनी एक स्ट्रॉन्ग इमेज क्रिएट कर लेते हैं। 1931 तक जब उनकी उम्र 25 साल थी वो 1000 येन तक का प्रॉफिट अर्न करने लग चुके थे और एक एम्प्लॉय से 50 एम्प्लॉय तक की टीम बना लेते हैं। और इसके बाद सुजीरो ने दोबारा से रेसिंग कार बनाना चालू कर दी और अब वो खुद से रेसेस में पार्टिसिपेट करने लगे थे। इन्होंने बहुत सारी रेसेस को जीता मगर 1936 में इनके साथ एक बहुत भयानक एक्सीडेंट हो जाता है रेस के दौरान और जब इन्होंने हॉस्पिटल में आंखें खोली तो इनको अपनी बॉडी में एक एक्यूट पेन महसूस हुआ और इनका फेस फ्रैक्चर हो चुका था, शोल्डर डिस्लोकेट हो चुका था और तो और रिस्ट भी फ्रैक्चर हो चुकी थी और अब होंडा को रेसिंग को गुड बाय करना पड़ता है और इनको रिकवर होने के लिए पूरे 18 महीने यानी 1.5 साल तक का वक्त लगता है। और इसी दौरान अब वो अपना पर्सनल काम करने का सोचते हैं, वो अपना खुद का प्रोडक्ट बनाने का सोचते हैं और वो ऑटोमोबाइल पार्ट्स बनाने की ठान लेते हैं और वो सबसे पहले पिस्टन रिंग्स बनाने का काम शुरू करते
करते हैं। ये कंपोनेंट ऑटोमोबाइल पार्ट्स का हार्ट होता है और तब इसकी डिमांड बहुत ज्यादा थी और फाइनली 1937 में तोकाई शेकाई नाम की कंपनी बिल्ड करी और अपने गैराज को एम्प्लॉइज की निगरानी में छोड़ दिया। 50 नए एम्प्लॉइज को हायर किया, बहुत महंगी महंगी मशीन्स खरीदी और एट दैट टाइम इनको पिस्टन रिंग्स बनाने का कोई एक्सपीरियंस नहीं था और फैमिली फ्रेंड्स ने भी इनको ये करने से रोका, मगर वो हर एक को यही जवाब देते थे, आई कैन बिल्ड एनीथिंग इफ आई सी इट जस्ट वंस। मैं कुछ भी बना सकता हूं अगर मैं इसे एक बार देख लूं। और अब काम शुरू कर दिया जाता है। कई महीने बीत जाते हैं, पिस्टन रिंग्स नहीं बनते और आखिरकार इनकी पॉकेट का सफाया हो जाता है। वो कंपनी चलाने के लिए अपनी वाइफ की ज्वेलरी तक बेच देते हैं, लेकिन फिर भी पिस्टन रिंग्स को नहीं बना पाते और फिर इनको रियलाइज होता है कि भाई अब खुद की डिग्री तो लेना पड़ेगी और फिर वो मेटलर्जी में हमामात्सु हाई स्कूल में 33 साल की उम्र में स्पेशल स्टूडेंट के तौर पर एडमिशन लेते हैं और डिग्री मिलने के बाद नवंबर 1937 को एक एक्सेप्टेबल पिस्टन रिंग बना लेते हैं और अगले 2 सालों में इनकी कंपनी टोयोटा जैसी कंपनीज को पिस्टन रिंग्स बेचा करती थी और तो और इनकी सेल्स नेवी तक भी पहुंच चुकी थी और 1940 तक वो अपना एक प्रॉपर प्लांट का सेटअप कर लेते हैं और ये बिजनेस अपनी जगह बनाता चला जा रहा था। लेकिन इसी साल वर्ल्ड वॉर 2 का भी स्टार्टअप हो जाता है। जापान भिड़ जाता है यूएसए से और फिर एक दिन ऐसा आता है कि अमेरिकन एयरक्राफ्ट ने इनके प्लांट पर बॉम्बिंग करी। सारा का सारा प्लांट राख में तब्दील हो जाता है और अभी तक वो इसी डैमेज को रिकवर करने लग रहे थे कि 1945 में हमामात्सु में एक अर्थक्वेक आता है और अब उनका प्लांट पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाता है और अब वो पूरी तरह बर्बाद हो चुके थे। ना कोई प्लांट और ना कोई पैसा बचा था इनके पास और अब वो जीरो पर आ चुके थे। सुचीरो ने मायूस होकर अपनी कंपनी के सारे एसेट्स 4.5 लाख येन में सेल कर दी और इन सब के दौरान इनको जापानीज आर्मी का एक छोटा सा जनरेटर मिला जो वो वायरलेस को चलाने के लिए यूज किया करते थे और इन्होंने इसके मैकेनिज्म को पूरी तरह एग्जामिन किया और इसने आज के बाइक किंग होंडा कंपनी की बुनियाद रखी। दोस्तों वर्ल्ड वॉर 2 के बाद फ्यूल की बहुत ज्यादा किल्लत थी और इसका कॉस्ट पर लीटर बहुत ही ज्यादा था और इससे लोग ज्यादा से ज्यादा बाईसाइकिल इस्तेमाल करते थे और इनका आइडिया ये था कि इस बाईसाइकिल को मोटरसाइकिल बना दें और इस बाईसाइकिल को मोटरसाइकिल बना दें, किसी तरह मोटराइज कर दें और फिर 1946 में होंडा सर्च इंस्टीट्यूट को लॉन्च करते हैं और फिर अपनी महारत दिखाते हुए और आखिरकार इस साइकिल को मोटराइज कर देते हैं, जिसके रिजल्ट में एक अफोर्डेबल मोटरसाइकिल बन जाती है और ये इनके लिए इंस्टेंट सक्सेस बन गई। लेकिन अभी तक 2 प्रॉब्लम्स बाकी थी। इनके पास सिर्फ 500 मिलिट्री इंजन थे और दूसरी ये इंजन भी पेट्रोल पर चलते थे और इन दोनों प्रॉब्लम्स को देखते हुए सुचीरो ने अपना एक इंजन डिजाइन किया और फिर इन लोगों ने ये मिनी बाइक बनाना चालू कर दी। इस इंजन की एक खासियत ये थी कि इसे चलाने के लिए खालिस पेट्रोल की जरूरत नहीं थी। ये इंजन पाइन ट्री के रूट से बनने वाली राइजन और पेट्रोल के मिक्सचर से परफेक्टली चल जाता था और ये मेन काज थी इंस्टेंट सक्सेस की। और फिर इन्होंने एक प्रॉपर बाइक बनाने की ठान ली और इस इंस्टेंट सक्सेस के बाद इन्होंने एक कंपनी बनाई द होंडा मोटर्स और फिर 1 साल बाद इन्होंने 1949 में एक कंप्लीट बाइक बना डाली। इसका नाम इन्होंने द ड्रीम रखा, मगर ये मार्केट में पूरी तरह फेल हो गई। लेकिन इसका स्टाइल और स्पीड तो बहुत अच्छा था, मगर ये बहुत ज्यादा हैवी थी और इसके साथ साथ बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव भी, जो कि इसके फेलियर की मेन काज थी। और फिर इसके बाद इनको मोटिवेशन मिली और इन्होंने सोचा एक मिडिल क्लास के लिए एक मोटरसाइकिल बनाई जाए। दोस्तों ज्यादा पावर जनरेट करने वाले इंजन बहुत ज्यादा हैवी और एक्सपेंसिव थे और जरूरत थी एक छोटे पायदार और ज्यादा पावर जनरेट करने वाले इंजन की। तो उन्होंने ऐसा ही एक इंजन इंट्रोड्यूस करवाया द कप और इस पर इनको जापान का ब्लू रिबन अवार्ड भी मिला। और अब इंजन तो बन चुका था और बात थी सिर्फ बॉडी की, तो इन्होंने सारी दुनिया विजिट की और फिर जाकर एक बाइक डिजाइन किया द सुपर कप। ये हाईली एफिशिएंट मोटरसाइकिल थी और इसकी मेन खासियत ये थी कि इसे कोई भी चला सकता था और इसके आते ही जापान में कंपटीशन तो मानो एंड हो चुका था। अर्ली 90s में सिर्फ इनका ही राज चल रहा था और ये नंबर 1 बन चुके थे और साल हर साल लाखों मोटरसाइकिल्स एक्सपोर्ट भी कर रहे थे। लेकिन अब तक वो इस सक्सेस से खुश नहीं थे। वो वर्ल्ड की लार्जेस्ट मार्केट को अपना बनाना चाहते थे और वो मार्केट थी यूएसए, अमेरिका। दोस्तों इसी वक्त अमेरिका में मोटरसाइकिल्स की इमेज बहुत खराब थी। वहाँ के लोग मानते थे कि बाइक सिर्फ गैंग्स और क्रिमिनल्स के पास ही होते हैं और इस इमेज को पॉजिटिव करने के लिए इन्होंने टाइम, लाइक और लुक जैसे मैगजीन्स में अपनी मोटरसाइकिल का ऐड किया, जो तब के टाइम के पॉपुलर मैगजीन्स थे। इन लोगों ने एड्स में बहुत ही स्मार्टली काम किया। इन लोगों ने किसी भी एड में लफ्ज बाइक का यूज नहीं किया था और इन लोगों ने एक पंच लाइन बनाई, यू मीट द नाइसेस्ट पीपल ऑन द होंडा। और इन एड्स में इन्होंने सिंपल मैन, स्टूडेंट्स और हाउसवाइफ्स को होंडा चलाते हुए दिखाया और ये मार्केट ट्रिक इतना काम करी कि इन्होंने 1968 तक 10 लाख बाइक्स को सेल कर दिया। 1973 तक 43% मार्केट पर कब्जा कर लिया और वो एक के बाद एक नया बाइक इंट्रोड्यूस कराते गए। एट दैट टाइम होंडा वाज ऑन रूल, लेकिन 1960 में ही वो नंबर 1 बन चुके थे। लेकिन सुचीरो के बचपन का सपना अभी अधूरा था और अब उसके पूरे होने का टाइम आ चुका था। अब वो खुद की कार बनाना चाहते थे। 1960 तक जापान कार मार्केट में सुजुकी, निसान और टोयोटा
टोयोटा जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज की कार चल रही और इनको क्रॉस करना तो लगभग नामुमकिन था, मगर सुचीरो इस बार डट जाते हैं और इस बार फिर से फैमिली फ्रेंड्स ने इनको इस काम को करने से मना किया। मगर इन्होंने 1963 में अपना टाइम और पैसा खर्च करने के बाद पहला 4 व्हीलर लॉन्च किया। ये कोई कार नहीं बल्कि एक T360 नाम का पिकअप ट्रक था, बट बदकिस्मती से ये ट्रक एक फेलियर साबित हुआ। लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी। दोस्तों, इनको सक्सेस उस वक्त मिली थी जब इन्होंने एक कॉमन मैन के लिए बाइक बनाई और फिर लिटरली 1967 में एक कॉमन फैमिली के लिए होंडा N360 बनाई, जो स्पेशियस और हाई माइलेज देने वाली कार। और इसकी मेन खासियत ये थी कि ये अपने कॉम्पिटिटर से 25% चीपर थी और इसलिए इसने मार्केट में आते ही कंपटीशन को खत्म कर दिया। और इनका सपना था 4 व्हीलर ट्रक को वर्ल्ड वाइड फेमस बनाना, और वो अभी अधूरा था। और फिर 1970 में होंडा ने एक ऐसा काम किया जिसने इस कंपनी को वर्ल्ड वाइड सपोर्ट कर दिया। इस वक्त पूरी दुनिया में ऑयल और गैस क्राइसिस चल रहा था और फ्यूल बहुत एक्सपेंसिव था, और साथ ही साथ यूएस गवर्नमेंट इससे लेकर जो पोल्यूशन हो रहा था इस पर एक्शन ले लेती है। इसे देखते हुए इन्होंने क्लीन एयर एक्ट के थ्रू ऑटोमोबाइल कंपनीज पर स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस लगा दिए और इनको कुछ स्टेटमेंट दी जिनको फॉलो करके वो इंजन बनाए ताकि वो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हो। और इन सबको देखते हुए कार कंपनीज ने लॉयर्स को हायर करके यूएस गवर्नमेंट पर केस कर दिया। मगर दूसरी तरफ होंडा ने लॉयर्स की जगह बेटर इंजीनियर्स को हायर किया और एक इंजन पर काम करना शुरू कर दिया जो इन सब स्टेटमेंट्स को पूरा करे। और कुछ सालों बाद इन्होंने एक CVCC इंजन बनाया, फुल फॉर्म में कंपाउंड वर्टेक्स कंट्रोल्ड कंबशन इंजन बनाया। इस इंजन को पूरी दुनिया में सपोर्ट किया गया और ये इंजन एनवायरमेंटल फ्रेंडली था और फ्यूल एफिशिएंट भी था, और दूसरी कंपनीज का इंजन इसके आसपास भी नहीं आता था। और होंडा ने 1975 में इसी इंजन के साथ होंडा सिविक को लॉन्च किया और ये कार हर तरफ से एक्सेप्टेबल थी, और तो और इसने अमेरिकन कार मार्केट को हिला के रख दिया। और ये कार आगे जाकर मोस्ट ऑफ द पॉपुलर कार्स में शामिल, और इसके अपग्रेडेड वर्जन आज भी हमें देखने को मिलते हैं। होंडा सिविक के बाद होंडा सिटी और होंडा अकॉर्ड जैसे मॉडल्स को इंट्रोड्यूस करवाया और इन सब ने मार्केट में अपना एक नया मुकाम बनाया और इस कंपनी को टॉप ऑफ द ऑर्डर किया। दोस्तों, इस छोटे से बच्चे की कहानी सब एंटरप्रेन्योर्स से मुख्तलिफ और डिफिकल्ट है, और आखिरकार इन्होंने अपनी सारी लाइफ की हार्डवर्किंग के बाद एक स्टेटमेंट कही। उन्होंने कहा कि सक्सेस इज 99% फेलियर। फेलियर आपकी जिंदगी में सिर्फ इसीलिए आता है कि ये आपको अपग्रेड कर सके। तो दोस्तों, कैसी लगी वीडियो? अगर वीडियो वर्ती लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हमारे 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने वाले हैं। आई होप यू हैव अ गुड डे।